प्रोसिक्यूशन के अनुसार 9 सितंबर 2015 को सुबह करीब 4:30 बजे शिकायतकर्ता की 16 वर्षीय पीड़िता बेटी शौच करने के लिए घर के पीछे गई थी और तभी एक स्थानीय थाने में तैनात कांस्टेबल आरोपी अजीत सिंह ने पीड़िता का मुंह बंद करके उसे खेत में खींच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। गौरतलब है कि पीड़िता ने सीआरपीसी की धारा 161 के बयान दर्ज कराए। अपने बयान में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का कोई आरोप उसने शुरू में नहीं लगाया था, बल्कि उसने कहा था कि वह आरोपी को पहचानती भी नहीं है। हालांकि स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी में उसने सुधार किया और कहा कि जब वह अपने घर के पीछे शौच करने गई थी तो उसके पास एक टॉर्च थी और उसी के प्रकाश में उसने आरोपी अपील करता अजीत सिंह सिपाही को पहचान लिया था, जिसने पीछे से पकड़कर उसका मुंह बंद कर दिया और धान के खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वस्तुतः पीड़िता ने अपने बयान अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी में रेप का आरोप नहीं लगाया था, न ही आरोपी को देखे जाने की बात कही थी। ऐसे में कोर्ट को मजबूरन कहना पड़ा। शिकायत और पीड़िता के बयान में अंतर दिखाई देता है। बयान अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी में तो और भी अधिक इम्प्रूवमेंट कर दिया गया था, जो कि एक मेजर इम्प्रूवमेंट है। इस प्रकार यह एक ऐसा मामला बन गया है जिसमें बयान अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी तथा कोर्ट बयान सब में प्रचुर इम्प्रूवमेंट किया गया है। इस केस में हम देखेंगे कि यदि बयान अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी में जो बात कही गई है वही बयान अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी में बदल दी गई हो और बयान अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी में जो कहा गया है वह कोर्ट बयान में बदल दिया गया हो, तो कानूनी दृष्टि से उस कोर्ट बयान का क्या मूल्य बचता है। यह आप सभी फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स तथा यंग एडवोकेट कोलीग्स के सामने आने वाली एक दैनिक समस्या है, जिसमें आप पाते हैं कि शिकायतकर्ता ने जो बात शिकायत में कही है उससे अधिक बदलकर इम्प्रूवमेंट करके उसे बयान 161 सीआरपीसी में कहा जाता है और जो बात बयान 161 सीआरपीसी में कही गई है उसको और भी ज्यादा इम्प्रूव करके 164 सीआरपीसी में कहा जाता है। इन तीनों बातों में जो कहा गया था उससे भी अधिक बात को इम्प्रूव कर दिया जाता है और वह आकर अपने कोर्ट के बयान में कह दिया जाता है। तो इस प्रकार से जब बयानों में लगातार इंप्रूवमेंट हो रहे हो, बयानों को बदला जा रहा हो, कहा जा रहा हो, तो कुल मिलाकर उसकी कोर्ट की गवाही में और ऐसे होने वाले कोर्ट बयानों का कानूनी मूल्य कितना होता है, यह आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इंडियन लीगल सिस्टम से सहायता पाने के लिए इसका मेंबर होना जरूरी है। जब आप सामने लिखे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो तो तत्काल ही आपको विधि लिखकर भेज दी जाती है, जिसके द्वारा आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और हमारी सर्विसेज का लाभ लेते रह सकते हैं। इसलिए केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही संपर्क करें। 9 सितंबर 2015 को एक लिखित शिकायत पीएस मालवा जनपद फतेहपुर में दी गई थी कि सुबह तड़के 4:30 बजे शिकायतकर्ता की 16 वर्षीय बेटी पास के खेत पर नित्य कर्म के लिए गई थी तो घात लगाकर बैठे आरोपी ने उसको खेत के अंदर खींच लिया था। पीड़िता के शोर करने पर पास ही में नित्य कर्म के लिए बैठा उसका पिता भी दौड़कर आया और भागते हुए आरोपी के कपड़े पिता के हाथ में भी आ गए थे। तत्काल ही पीड़िता को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया गया और उस मेडिकल एग्जामिनेशन में पाया कि पीड़िता के शरीर पर अंदर या बाहर कोई चोट नहीं लगी थी। नो इंजरी ऑन द बॉडी ऑफ द विक्टिम। हाइमन वाज फाउंड टू बी इंटैक्ट। रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर मनु गोपाल PW5 के मुताबिक वह जो लड़की थी उसकी उम्र लगभग 16 से 18 वर्ष के बीच थी। कुछ परिस्थितियों में दोबारा मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाया गया, जिसमें चीफ मेडिकल ऑफिसर ने यह निर्णय दिया कि उसकी आयु उस वक्त 16 वर्ष के आसपास थी। अपने कथन 313 सीआरपीसी में आरोपी ने 376 आईपीसी सेक्शन 3 SC/ST एक्ट और 6 पोक्सो एक्ट के आरोपों से इनकार किया। उसने कहा कि एक मामले में पीड़िता के पिता को उसने कुछ हिदायत दी थी, जिसके चलते उसने अपने बेटी के माध्यम से वह झूठा आरोप लगवा दिया है। कोर्ट के सामने दिए गए बयान में पीड़िता ने स्पष्ट माना था कि उसका बयान अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी लगभग 1 महीने के बाद दर्ज किया गया था और इस दौरान वह अपने माता पिता के पास ही रहती रही थी। उसने यह भी माना था कि मजिस्ट्रेट के सामने उसने यह नहीं बताया था कि आरोपी ने अपना प्राइवेट पार्ट पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में डाला था। उसने यह भी कहा था कि उसके पिता की आवाज सुनकर आरोपी रुका नहीं था और भाग गया था।
दूसरी ओर उसके पिता का कहना था कि धान के खेत में कीचड़ और पानी भरा हुआ था, जिसके कारण आरोपी मौका से भाग नहीं सका था और मौका पर ही पकड़ लिया गया था, क्योंकि धान के खेत में हमेशा पानी भरा रहता है, कीचड़ रहती है, तो उसमें भागा दौड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन क्रॉस के दौरान वह यह नहीं बता पाया था कि जिस खेत में पानी में कीचड़ भरा हुआ था उसमें आरोपी पीड़िता को खींचकर क्या कर सकता था। PW7 डॉक्टर के अनुसार मेडिकल एग्जामिनेशन के समय पीड़िता का हाइमन इंटैक्ट था। उस समय तो इंटरकोर्स के कोई लक्षण नहीं थे, फिर भी फाइनल ओपिनियन को FSL रिपोर्ट के बाबत और उसके आने के बाद के लिए सुरक्षित रख लिया गया था। बाद में पुलिस आईओ ने DNA या FSL रिपोर्ट रिकॉर्ड पर लगाई ही नहीं थी, तो इसलिए वह फाइनल रिपोर्ट कभी आ नहीं पाई कि इसके साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था या नहीं हुआ था। रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे पीड़िता की यौन प्रताड़ना सिद्ध होती हो। पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर भी कोई चोट या रक्तस्राव मौजूद नहीं था। उसके बाद कोर्ट ने उस केस के कानूनी पहलुओं पर विचार किया। सबसे पहले कोर्ट ने उन पहलुओं पर जांच की जहां केवल प्रोसिक्यूटर्स की गवाही ही रिकॉर्ड पर उपलब्ध होती है। श्याम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2018 SCC ऑनलाइन SC 1042 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक आरोपी को प्रोसिक्यूटर्स की अकेली और एकमात्र गवाही के आधार पर ही सेक्शन 376 IPC के अंतर्गत दोषी ठहराया जा सकता है। बस जरूरत इतनी है कि प्रोसिक्यूटर्स की गवाही विश्वसनीय हो, पुष्ट हो और अन्य गवाहियों और सबूतों के साथ विरोध ना करती हो। लेकिन जहां प्रोसिक्यूटर्स की गवाही में मटेरियल इनकंसिस्टेंसी हो, अंतर विरोध और कॉन्ट्रडिक्शंस हो, वह कॉन्फिडेंस ना पैदा करती हो तथा दूसरी गवाहियों और सबूतों के साथ विरोध में खड़ी हो, तो उसका उपयोग दोष सिद्ध करने के लिए नहीं किया जा सकेगा। कोर्ट ने यह भी कहा था कि प्रोसिक्यूटर्स के पुराने तफ्तीशी बयान माने बयान अंडर सेक्शन 161 CRPC और बयान अंडर सेक्शन 164 CRPC तथा कोर्ट के बयानों में यदि आपस में विसंगति है, उनमें इंप्रूवमेंट किया गया है, तो बयानों का यह बदलाव सेक्शन 162 CRPC में एक मेजर इंप्रूवमेंट बन जाएगा। प्रोसिक्यूटर्स का कोर्ट बयान अविश्वसनीय बयानों की श्रेणी में आ जाएगा। यह एक स्थापित कानून है कि यदि तफ्तीशी बयान यानी कि बयान 161 CRPC और बयान 164 CRPC तफ्तीश के दौरान रिकॉर्ड किए गए थे, उनमें तथा कोर्ट के बयानों में बिल्कुल विसंगतियां हों, दोनों एक दूसरे का खंडन करते हों, तो यह कहा जाएगा कि पुराने तफ्तीशी बयान ने कोर्ट के सामने दिए गए एविडेंस को, उसके बयान को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है। इससे आगे कोर्ट ने चश्मदीद गवाहों के बयानों में आई विसंगतियों के बारे में भी कानूनी स्थिति की चर्चा की। स्टेट वर्सेस सरवणन 2008 17 SCC 587 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, यदि आई विटनेस की गवाही में पाई गई विसंगतियां छोटी मोटी ना होकर बहुत गहरी व असर कारक हों, तो वह उस गवाह पर अविश्वास का आधार बन सकती हैं तथा उसकी गवाही को डिस्क्रेडिट किया जा सकता है। यदि ऐसे गवाहों की गवाही दूसरे गवाहों के साथ टकराव करती है और पहले से रिकॉर्डेड बयानों का विरोध करती हो, तो प्रोसिक्यूशन केस को प्रूव्ड नहीं माना जा सकता है। यहाँ हमारे विद्वान व्यूअर्स को याद होगा कि हम अपने फंडामेंटल रूल्स ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन में यह भी एक फंडामेंटल रूल बताते हैं कि क्रॉस में ऐसे सवाल अवश्य पूछें जिनसे एक गवाह दूसरे के द्वारा कही गई बात को कोर्ट में काट देता हो। गवाहों की यह आपसी लड़ाई आरोपी को केस जिताने की एक विश्वसनीय तकनीक है और इस विषय पर हमारी जो कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं, उनके लिंक हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। यह जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट वर्सेस सरवणन का रूल ले डाउन किया था, उस ही रूल को उन्होंने अपने अगले फैसले महेंद्र प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2009-11 SCC 334 में भी फॉलो किया था। इसके बाद सुनील कुमार शंभुदयाल गुप्ता एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2010-13 SCC 657 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्रिमिनल ट्रायल के दौरान रिकॉर्ड पर आए एविडेंस को समझते हुए कोर्ट को यह देखना होगा कि क्या कॉन्ट्राडिक्शंस और ओमिशंस इतने बड़े हैं कि वे उस क्रिमिनल ट्रायल पर ही हावी हो रहे हैं। छोटे मोटे कॉन्ट्राडिक्शंस, विसंगतियों, घालमेल और इम्प्रूवमेंट्स के आधार पर गवाही को पूरी तरह से नकारना सही नहीं होगा। पूरी गवाही और परिस्थितियों को तोड़कर कोर्ट को गवाह की विश्वसनीयता के बारे में एक ओपिनियन बनाना होगा कि उस पर विश्वास किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। यदि चश्मदीद गवाह की गवाही में पाई गई विसंगतियां छोटी ना हो, दूसरे
दूसरे गवाहों के साथ अंतर्विरोध हो तथा रिकॉर्ड पर मौजूद दूसरे एविडेंस के साथ भी उनकी संगति न हो तो यह बात पूरे एविडेंस को नकारने का आधार बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय डोला एलियस डोला गोविंदा प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 2018 8 SCC 695 में प्रोसिक्यूट्रिक्स की गवाही और मेडिकल एविडेंस के बीच के कॉन्ट्रडिक्शंस पर निर्णय दिया था। उन्होंने कहा था, हमारे मत में यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मत में पीड़िता की गवाही विसंगतियों से भरी पड़ी है और दूसरे गवाहों के बयानों से उसे किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। वस्तुतः पीड़िता का बयान और गवाही अपने आप में विसंगत है और आत्मघाती है। ध्यान देने की बात है कि डॉक्टर के अनुसार फोर्सिबल सेक्सुअल इंटरकोर्स का कोई चिन्ह नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि FIR में केवल इसलिए आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ताओं से बदला लिया जा सके। ज्ञात हो कि अपीलकर्ता ने पीड़िता एवं उसके पति द्वारा वन संपदा की चोरी की सूचना दी थी। हाईकोर्ट ने ऐसी ही अनेक विसंगतियों की तरफ ध्यान नहीं दिया था और केवल इस आधार पर आरोपी को सजा कर दी थी कि पीड़िता स्त्री रेप का झूठा आरोप क्यों लगाएगी, जबकि मेडिकल सबूत इस आरोप के विषय में बिल्कुल नदारद हैं। इससे यही कहा जा सकता है कि प्रोसिक्यूशन केस इज नॉट सपोर्टेड बाय द मेडिकल एविडेंस। आपके लिए यह कौतूहल का विषय हो सकता है कि आज के केस का नाम हमने अब तक क्यों नहीं बताया है, तो आज के केस का नाम हम बताते हैं आपको। केस का नाम है अजीत सिंह कांस्टेबल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, क्रिमिनल अपील नंबर 7478 ऑफ 2018। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस शिव शंकर प्रसाद की खंडपीठ ने इसको निर्णय दिया था। 22 दिसंबर 2022 को निर्णय आया था और यह निर्णय हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद में आया था। सवाल है कि हमने हाई कोर्ट का जजमेंट आज की वीडियो में क्यों दिया, जबकि हम सदैव सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पर वीडियो देते हैं। कारण साफ है कि यह जजमेंट केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर ही आधारित है, इसलिए वे निर्णय तो हमेशा माने ही जाएंगे जिन पर इस निर्णय को आधारित किया गया है। लेकिन इस निर्णय में जिस विषय को चुना गया है वह बहुत प्रासंगिक है कि किस प्रकार से पीड़िताएं कानूनी स्थिति का फायदा उठाकर अपने बयानों को निरंतर बदलती हैं और बदलने का एक मूल कारण केवल यह होता है कि आरोपी सजा से बच ना पाए। केस की सच्चाई, केस की झूठाई का इससे कोई लेना देना नहीं होता। वे आरोपी को सजा दिलाने के लिए किसी भी हद तक अपनी गवाही बदलने को तैयार रहती हैं। इसमें प्रोसिक्यूट्रिक्स तथा उसके पिता का भी क्रॉस हम आपके सामने जल्द ही प्रस्तुत करेंगे, जिसने आखिरकार इस आरोपी के प्राण बचाए और अंत में यही कहना है कि क्रॉस के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज ना कीजिएगा। यही आपकी फाइल की संजीवनी बूटी है और आपके लिए यही प्राणदायक है। हमारे अनेक व्यूअर्स हमारे पास तब आते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, उनके केसेस के क्रॉस एग्जामिनेशंस खराब हो चुके होते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में केस मुख्यतः 3 गवाहों पर टिका होता है। पहला प्रोसिक्यूट्रिक्स, दूसरा एक्सपर्ट विटनेस जैसे डॉक्टर्स या FSL एक्सपर्ट्स और तीसरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द केस यानी कि IO। इनमें से यदि किसी भी गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन अप्रभावी रहता है तो चाहे आप कुछ कर लें, उसमें सजा से बचाव मुश्किल हो जाता है। अपील चाहे वह हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, केवल ओपिनियन का फेर होती है। उसी अपील को अलग अलग जज अलग अलग तरह से डिसाइड करते हैं। एक जज एक प्रकार से करता है तो दूसरा जज दूसरे प्रकार से करता है। तो असलियत में आपके केस की मजबूती आपका क्रॉस एग्जामिनेशन ही होता है। जैसे व्यक्ति का आभूषण उसका ज्ञान होता है, केस का आभूषण उसमें किया गया क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। हम निरंतर अपने क्लाइंट्स को, फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स को तथा यंग एडवोकेट कलीग्स को अपने क्रॉस एग्जामिनेशंस निरंतर भेजते रहते हैं। आप भी मेंबर बनिए और इंडियन लीगल सिस्टम के बेहतरीन व बेजोड़ क्रॉस एग्जामिनेशंस का लाभ लीजिए। क्रिमिनल ट्रायल में दूसरा अवसर नहीं मिलता है, जो अवसर आपको मिला है क्रॉस करने का उसे गंवाइए नहीं। हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर विजिट करें, हमारा YouTube चैनल इंडियन लीगल सिस्टम देखें और झूठे आरोपों से बचने की युक्ति सीखें। हमारे व्हाट्सएप नंबर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर मैसेज भेजें, मेंबर बने और सहायता का लाभ पाएं। आपसे अगली वीडियोस में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए प्रणाम।